दिलाता है? सीसीआई के परामर्श से राष्ट्रपति। कौन करता है? सीसीआई के परामर्श से राष्ट्रपति। चलिए ये भी ठीक है। अब इसको शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अवेलेबल नहीं है तब क्या करेगा? राष्ट्रपति जिसको नियुक्त करेंगे उसके द्वारा, इसके द्वारा राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करेंगे उसके माध्यम से इसको शपथ दिलाया जाएगा। पहला बात, कोई दिक्कत नहीं। और शपथ जो दिलाया जाएगा किस अनुसूची के तहत? 3 क्या चीज का? एक तो पद का, दूसरा गोपनीयता का। 2 प्रकार का। क्या क्या? एक पद और दूसरा गोपनीयता का। चलिए बहुत बढ़िया। आज यहाँ से स्टार्ट हुआ। इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 65 पद ग्रहण करने में कितना? 65। याद रखिए पद ग्रहण की न्यूनतम उम्र सीमा निर्धारित नहीं है कि क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितनी उम्र में बनेंगे, न्यूनतम उम्र सीमा निर्धारित नहीं है। मैक्सिमम कितने समय तक वो पद पर कार्य कर सकते हैं? बोलेंगे 65। 50 वर्ष में बना 15 साल रहेंगे। 60 साल में बना तो कितने समय? 5 साल। कोई दिक्कत नहीं ना? याद रखिएगा इसका कार्यकाल कितने समय तक होता है? 65। त्याग पत्र किसको दे सकते हैं? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति। याद रखिएगा जैसे ही त्याग पत्र देंगे, जैसे ही सेवानिवृत्त हो गए भारत के क्या कहते हैं चीफ जस्टिस या अन्य प्रकार के कोई भी न्यायाधीश, कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के, तो उसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी न्यायालय में वो क्या कर सकते? सुनवाई नहीं, सुनवाई नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? सुनवाई नहीं कर सकते, यानी अधिवक्ता के रूप में वो कार्य नहीं कर सकते, यानी वकालत नहीं कर। कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से? सेवानिवृत्ति के बाद। पद से हटने का कारण क्या होगा? साबित कदाचार या अयोग्यता। साबित कदाचार या अयोग्यता, यानी कि उसने अगर कुछ किसी भी प्रकार से संविधान का उल्लंघन किया और वो चीज साबित हो गया, इसी को क्या कहते हैं? साबित कदाचार। क्या कहते हैं इसको? साबित कदाचार। या किसी भी प्रकार से क्या हो जाए? वो असमर्थ हो जाए। क्या हो जाए? असमर्थ। अब हटाने की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग। क्या है? महाभियोग। अब महाभियोग किसको अन्य भाषा में क्या कहते हैं? अब फिर आपसे एक सवाल करेगा कि इसको हटाने की प्रक्रिया कौन सा सदन प्रारंभ कर सकता है? बोलेंगे कि दोनों सदन दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी सदन प्रारंभ कर सकता है। लेकिन यदि लोकसभा प्रारंभ किया तो सर्वप्रथम हटाने वाले प्रस्ताव पर 100 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। यदि राज्यसभा किया तो कितने सदस्य स्वीकृति? 50। अब तो ये तो प्रस्ताव हो गया। इसके बाद वह प्रस्ताव यदि लोकसभा से संबंधित है तो लोकसभा अध्यक्ष को देगा। यदि राज्यसभा इसके लिए पहल कर रहा है तो राज्यसभा में क्या होता है? सभापति। क्या होता है? सभापति को दे देगा। कोई दिक्कत इसमें? अब वह सदन के कुल सदस्य के बहुमत से, एग्जाम्पल में समझिए जैसे लोकसभा में 100 सदस्य था, 100 सदस्य की सहमति हुई, उसके बाद ये किसके पास जाएगा? अध्यक्ष के पास। किसके पास? अध्यक्ष के पास। अब अध्यक्ष उसको क्या करेगा? मतदान करवाएगा, वोटिंग करवाएगा। कहां पर? सदन के भीतर। और उसमें कितना वोटिंग होना चाहिए? तो बोलेंगे सर कुल सदस्यों के बहुमत से। कुल सदस्य के बहुमत, जैसे लोकसभा में कुल सदस्य कितने होते हैं? 543 का बहुमत। 543 का बहुमत का क्या है? कम से कम 272 चाहिए। इसी को क्या करना? स्पष्ट बहुमत। अब तो ये पारित हो गया यहाँ से। अब 272 के बाद क्या प्रोसेस है कि वो उसी सदन में से, सदन में उपस्थित और मतदान, ध्यान से सुनिएगा, यही चीज को करने विशेष प्रक्रिया, उस दिन सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 से क्या होना चाहिए? वो पारित होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। कितने से? 2/3। तभी उसको हटा सकते हैं, नहीं तो नहीं हटा सकते। ऐसी को क्या कहते हैं? स्पष्ट। इसी को कहते हैं विशेष। क्या कहते हैं इसको? विशेष प्रक्रिया। फिर से सुनिए, सदन का कोई भी सदन प्रारंभ कर सकता है। सबसे पहली बात, यदि जो सदन पहल करेगा, यदि लोकसभा किया तो कम से कम कितना सदन? 100 सदस्य। उसके बाद वो प्रस्ताव किसको सौंपा जाएगा? अध्यक्ष को। अब अध्यक्ष उस पर वोटिंग करवाएगा। कितना? उस सदन में जितना भी सदस्य है उसके कुल सदस्यों के बहुमत से। कितना से? और 543 है लोकसभा में, इसका बहुमत क्या होगा? 272। कितना होगा? 272। अब फिर से उस प्रस्ताव पर क्या होगा? विशेष प्रक्रिया, यानी कि 2/3 से वो पारित होना चाहिए उस सदन से। उसके बाद वो प्रस्ताव किस में जाएगा? बोलेंगे सर राज्यसभा में जाएगा। अब दूसरे भी सदन में इसी प्रक्रिया से होगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं।
चलिए ये भी ठीक है। बाकी का लिखा हुआ प्रस्ताव पर क्या करेगा, लोकसभा राज्यसभा सहमति आवश्यक है। इसके बाद यह प्रस्ताव कहाँ जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष सारा डिटेल लिखा हुआ है। और जैसे ही 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ, तुरंत किसकी स्वीकृति से, किसकी स्वीकृति से, राष्ट्रपति। कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए इसको हटा कौन सकता है, बोलेंगे राष्ट्रपति। अब देखिए क्या है इसका वेतन, क्या है वेतन, कितना मिलता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 2,80,000, कितना, और अन्य न्यायाधीश को कितना, और वेतन भत्ता पेंशन जो भी है वो किस फंड से दिया जाएगा, याद रखिएगा जब तक वह कार्यकाल में रहेगा तब तक वेतन भत्ता पेंशन में किसी प्रकार का कटौती नहीं कर सकते। लेकिन हाँ एक चीज और है, जब वित्तीय संकट रहेगा देश के भीतर, वित्तीय आपातकाल 360, कौन सा 360, तब क्या करेगा, किसी के भी वेतन में कमी की जा सकती है। इस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या अन्य न्यायाधीश भी है तो उसके वेतन में कटौती की जा सकती है। और किसके दिशा निर्देश पर, राष्ट्रपति के दिशा निर्देश पर। एक बात याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ जब वित्तीय आपात लागू रहेगा उस समय किसी के भी वेतन में क्या किया जाएगा, कटौती की जा सकती है। इनके वेतन में जीएसटी में लगता है टैक्स, इनकम टैक्स किसमें, इनकम टैक्स। अब देखिए इसमें विभिन्न प्रकार के न्यायाधीश होते हैं, जैसे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश क्या करते हैं, इसमें काम करते हैं। अब जैसे कि कार्यकारी नाम से ही क्या होता है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा कौन, सीजीआई। कौन करेगा, सीजीआई। कहाँ लिखे हैं, कहीं लिखे हैं सीजीआई, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जो होता है, जहाँ पे एक वर्ड और भी लिखा है, क्या लिखा है, मुख्य न्यायाधीश। क्या है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। किसकी बात कर रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। तो किसी भी कारण से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने कार्यों को करने में असमर्थ, त्याग पत्र दे दे या किसी बीमारी के कारण बस वो अपना काम करने में असमर्थ है, तो उस स्थिति में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे कौन, तो बोलेंगे सर राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। याद रखिएगा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कोई दिक्कत नहीं इसमें, नंबर 1। दूसरा एक और क्या होता है, तदर्थ न्यायाधीश। कौन होता है, तदर्थ। इसी को इंग्लिश में कहते हैं एडहॉक, तदर्थ। कोई दिक्कत नहीं, क्या होता है, एडहॉक। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, और इसका कुछ आर्टिकल याद रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ, दरोगा मेन में भी पूछा हुआ क्वेश्चन। 126, 127 और 100 ऑर्डर में 126 में क्या था, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किसमें है, 127 में। दूसरा क्या है, किसका प्रावधान, क्या होता है सर, वही बता रहे हैं, पहले सुन तो लो। नियुक्ति 127 में किस देश से लिया गया है, कहां से लिया गया है। अब क्या होता है, हर एक चीज की गणपूर्ति होती है, जैसे सदन की गणपूर्ति होती है, किसका, लोकसभा का और राज्यसभा का, विधानसभा का, सबकी गणपूर्ति। अब जब तक सदन के भीतर 1/10 सदस्य नहीं उपस्थित होगा सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। क्या होगा, सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। तो ये हो गया, चले सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। ठीक उसी प्रकार से जब सुप्रीम कोर्ट का सत्र चालू करने के लिए कम से कम कुछ तो रहा होगा, जैसे कि संविधान में संशोधन करना है तो कम से कम कितने न्यायाधीश की जरूरत पड़ती है, सब 5। अब 5 न्यायाधीश अवेलेबल नहीं रहेंगे तो संविधान में संशोधन होगा। उसी तरह से यहाँ पर सत्र को चालू करने के लिए क्या होता है, एक आवश्यक गणपूर्ति। क्या होता है, आवश्यक गणपूर्ति। कम से कम कितने न्यायाधीश की जरूरत है। अगर न्यायाधीश की उपलब्धता नहीं है तब क्या करेगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, याद रखिएगा किसकी अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सीजीआई की नियुक्ति करेगा। यहीं पे आदमी फंसता, जैसे ही देगा क्या, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। या तो इसका आंसर क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये आंसर क्या होगा इसका, चीफ जस्टिस ऑफ राष्ट्रपति लेता है। हाँ, बगैर राष्ट्रपति का परामर्श यहाँ क्या जरूरी है, राष्ट्रपति के परामर्श। यहाँ पे लिखा है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। क्या करेगा, पूर्व अनुमति से सीजीआई इसकी नियुक्ति करेगा। ठीक है, अब किसको नियुक्त करेंगे, सवाल तो ये है कि तदर्थ न्यायाधीश ठीक है, लेकिन तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किसको करेंगे, बोलेंगे ऐसे व्यक्ति को जिसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए।
क्या होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। वैसे व्यक्ति को क्या करेगा, तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करेगा। कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और किसके पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। राष्ट्रपति की पूर्व करने। अब एक और टर्म क्या है इसमें कि तदर्थ न्यायाधीश केवल कहाँ पे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। ये इस टर्म को हमेशा याद रखिएगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है। अब एक और कौन सा होता है, एक तो तदर्थ हुआ, तदर्थ का अर्थ ये होता है क्या, या एडहॉक, यानी कि सत्र की कार्रवाई के लिए, यानी कि सत्र, मान लो कि सुप्रीम कोर्ट का सत्र चल रहा है, उसके लिए कम से कम कितने न्यायाधीश की जरूरत है, 5 नहीं, हम बताएं सुप्रीम कोर्ट के में संविधान संशोधन अगर करना हो कहीं पे, उसके लिए कितने सदस्य की जरूरत है, कम से कम 5 बेंच। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठेगी संविधान संशोधन करने वाले के लिए, तो कम से कम उसमें कितने न्यायाधीश होंगे, 5 से कम हुआ संविधान में संशोधन नहीं होगा। सबसे पहले ये तो हुआ कि कम से कम 5 चाहिए, कितनी अनुपूर्ति हुआ, 5। ठीक उसी प्रकार से सत्र चालू करने के लिए, किसके लिए, सत्र चालू करने के लिए आवश्यक अनुपूर्ति अगर नहीं है, तब कौन करेगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कौन करेगा, सीजीआई। कौन करेगा, सीजीआई। उसी का और बाकी तो पहले पिटीशन दिया हुआ है। एक होता अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की नियुक्ति, किस अनुच्छेद में, 128, अनुच्छेद 128 में, किसमें, 128 में। अब अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की नियुक्ति सीधा सीधा समझो कि वर्कलोड न्यायालय के पास बहुत ज्यादा होता है और उस अनुपात में क्या होता है, वहां पर न्यायाधीश कम है, केस क्या ज्यादा है, उस अवस्था में केस पेंडिंग में रहता है। उस पेंडिंग केस के निष्पादन के लिए क्या करता है कि न्यायालय के भीतर, सुप्रीम कोर्ट के भीतर अवकाश प्राप्त या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को क्या करता है, बैठने की अनुमति दे देता है। क्या चीज के लिए, बैठने के लिए, कार्य करने और कार्रवाई में भाग लेने की अनुमति प्रदान करता है। सबसे पहली बात, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसको सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश माना नहीं जाता, ये इसको किस लिए नियुक्त किया है, सिर्फ जो पेंडिंग वर्क बहुत ज्यादा पड़ा रहता है, वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता है, उस वर्क को करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। और इसका वेतन कौन निर्धारित करेगा, तो राष्ट्रपति। सिर्फ याद रखिएगा जो पेंडिंग काम पड़ा हुआ रहता है सुप्रीम कोर्ट के भीतर, उसको करने के लिए रिटायर्ड को भी बुला के, हाँ, रिटायर्ड सेवानिवृत्त, अवकाश प्राप्त का होता है क्या, सेवानिवृत्त। आप सुप्रीम कोर्ट के अधिकार और कार्य को पढ़ रहे थे, जैसे आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 32, क्या मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्या कहते हैं इसको, जिसको भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहता है, संविधान की आत्मा। अब यहाँ पर क्या है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया, चाहे वो सरकार हो, चाहे कोई संस्था हो या कोई व्यक्ति विशेष हो, किसी ने भी अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया तो व्यक्ति कहां अपील कर सकता है, बोलेंगे सर सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत कि वो फिर से मौलिक अधिकार को बहाल करेगा। किस प्रकार से, 5 प्रकार से। किस प्रकार से, चलिए ठीक है। अब दूसरा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है सिविल तथा आपराधिक मुकदमों का क्या आता है, अंतिम अपीलीय न्यायालय। क्या आता है, अंतिम अपीलीय। इसका सीधा सा मतलब कोई भी विवाद हो गया तो सबसे पहले कहाँ जाता है, जिला न्यायालय के बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के बाद कहाँ जाएगा, ये हो गया ना अंतिम न्यायालय। तो वही चीज है, सिविल हो या आपराधिक मुकदमा, उसका अंतिम अपीलीय न्यायालय हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया इसके विरुद्ध आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं, इसको याद रखिएगा। बाकी तो एक है राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं कुछ अर्थों में, सभी अर्थों में नहीं जा सकते। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।